गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन हमेशा उस वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है स्टूडेंट्स, उस वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है जो वैल्यू बच जाती है। जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बच जाती है, जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। और मोरओवर इसमें हम करेंगे आज पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड, यानी पूरी मशीनरी बेचने के बजाय हमने उसका एक पार्ट बेचा है। तो ये मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे समरी बनाकर। आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो वर्ड प्रॉब्लम काइंड होगा और आपको इसकी समरी बनानी होगी। लाइक लिखा रहेगा कि ऑन 1 April 2016 अ कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹4 लाख। कैसे पता ये परचेज है? मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया M1P। M1 मैंने मशीनरी का नाम रखा है, मशीनरी नंबर 1, और P स्टैंड्स फॉर परचेज। तो ये हमने फर्स्ट वाली मशीनरी परचेज की है। सिमिलरली 1117 पे एक और मशीनरी परचेज की है। 31 December 18 को हमने 1/4 ऑफ M1S स्टैंड्स फॉर पहली मशीनरी का 1/4 पार्ट S यानी सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 76,000 में। और 1119 को हमने एक और मशीनरी परचेज की है स्टूडेंट्स, 2 लाख रुपीज की। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, लिखा होगा जरूर क्वेश्चन में मेंशन होता है रिटर्न ऑन वैल्यू या स्टेटर मेथड, जो पहला मेथड है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% पर एनम। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वो वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होगा लाइक दिस समरी में, सो दैट हमको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, हम समरी बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल ईयर्स डिसाइड करने की, आपका कहां से लेकर कहां तक का क्वेश्चन है। तो मेरी पहली ट्रांजेक्शन जो है 1 April 16 के, तो यानी कि मेरा जो पहला फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/16 को ही स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है। इन केस अगर आपकी पहली ट्रांजेक्शन 1/7/16 की भी होती तो भी फाइनेंशियल ईयर 1 April को ही स्टार्ट होता है। डजंट मीन कि वो 1/7 से स्टार्ट होता, वो 1 April से ही स्टार्ट होता। ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल ईयर 1 April 16 से लेकर 31 March 17 तक का, देन 1 April 17 से 18 से 19। ये डिपेंड करता है कि कहाँ खत्म होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3 साल के अकाउंट्स बनाने हैं, 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो और मोरओवर आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर के, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर। अब मेरा दूसरा काम है, पहला काम मैंने फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किए, दूसरा काम है मैं ये देखूंगा कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किस किस फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन किस किस फाइनेंशियल ईयर में, सो दैट हम उसी हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और बैलेंसेस निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो पहली ट्रांजेक्शन तो ऑब्वियसली फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है। सेकेंड ट्रांजेक्शन 1117 इस डेट से पहले है स्टूडेंट्स, 1117 इस डेट से पहले है। इसका मतलब सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आ रही है। तो ये ध्यान रखना हमको कि सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रही है, इसलिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को 2 एंट्रीज परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है 31 December 18 की है, जो इस डेट के बाद है, यानी सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि जो एसेट्स हैं हमारे पास वो तो यूज हो ही रही है ना, वो तो यूज करनी ही है। फिर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट जो 2 ट्रांजेक्शन है वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में। तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एसेट परचेज करते, लाइक मशीनरी खरीदी है हमने, यहां पर मशीनरी खरीदी है, तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट। हमको यहाँ लेजर पोस्टिंग करनी है, तो मशीनरी के डेबिट साइड पर बैंक आ जाएगा। एक खास बात और, मशीनरी खरीदते टाइम उसके ऊपर जो भी ऑन द स्पॉट एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, कैरेज कार्टेज है, ये सब भी एसेट की वैल्यू में ही स्टूडेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इनकेस अगर आपके वाले क्वेश्चन में होगा तो वो सब ऐड कर दीजिएगा अगर ऑन द स्पॉट कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। तो 1 April 16 बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 1 कितने की परचेज की है हमने? 4 लाख की मशीनरी परचेज की है, 4 लाख। ठीक है, सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन भी इसी फाइनेंशियल ईयर की है, 1117 बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर सेकेंड, वो कितने की है? वो है 6 लाख की।
तो पहले आपने स्टूडेंट्स दोनों ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर लिए, पहले हमने दोनों ट्रांजेक्शन नोट डाउन कर लिए रिस्पेक्टिव डेट्स के हिसाब से। फिर हमको क्या करना है, इनका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमको सबसे पहले इनके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन M1 एंड M2, M1 एंड M2। हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, आपके ऊपर है कि आप डेप्रिसिएशन डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना चाहते हैं या पहले इनर में लिख के जो है फिर एक नेट अमाउंट जो आउटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखते हैं M1 के ऊपर 4 लाख का 10% फुल ईयर का क्यों, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 40,000 M1 के ऊपर 40,000। और M2 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो स्टूडेंट्स फुल ईयर का नहीं लगेगा। M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन फुल ईयर का नहीं लगेगा, रीजन बीइंग हमने उसको फुल ईयर के लिए यूज ही नहीं किया है, हमने उसको फुल ईयर के लिए यूज ही नहीं किया। तो क्योंकि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए यूज किया, इसलिए इसके ऊपर 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000। अब आप कहेंगे ये 15,000 कैसे आया है, तो मैं बात कर रहा हूँ 15,000 आया है हमारा। अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता 6 लाख का 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता तो वो लगता 60,000। 3 मंथ्स का तो इंटू 3 बाई 12 15,000। तो टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आउटर में ट्रांसफर कर दी 55,000, डेप्रिसिएशन 55,000, ठीक है। और फिर इसी डेट पर इनके बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2। M1 4 लाख की थी, 40,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद 360 की रहेगी, 6 लाख वाली 585 की रहेगी, ठीक है जी। टोटल हमारे पास एसेट रह गई है 9,45,000। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट रेट अकाउंट्स क्लोज होता है। फर्स्ट रेट अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए बोथ साइड्स 10 लाख। ये सेक्शन तो मुश्किल नहीं है, हमने बहुत बार पहले भी किया ही है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रेट अकाउंट्स स्टूडेंट्स क्लोज कर दिए। मशीनरी अकाउंट मेथड WDV फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेथड SLF है या WDV है। डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर से जब लगेगा तो वो रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1 अप्रैल 17 को ये बैलेंसेस ट्रांसफर करने पड़ेंगे। बैलेंस BD M1 एंड M2। M1 का बैलेंस है हमारे पास 3,60,000 और M2 का है 5,85,000। टोटल मिलाकर 945। 31 मार्च 18 डेप्रिसिएशन M1 M2। अब आपको ये देखना है कि डेप्रिसिएशन जो वैल्यूज बच गई हैं उसके ऊपर लगेगा। तो 360 का 10% 36,000 और 585 का 10% 58,500। टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन इज 94,500। टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन इज 94,500। और सेम रेट पर इनके बैलेंस कैरिड डाउन M1 एंड M2। M1 का बैलेंस 360 माइनस 36 324। M2 का बैलेंस 585 माइनस 58,500 तो 5,26,500। टोटल 8,50,500। 8,50,500। तो इस तरह से हमारे सेकेंड ईयर के अकाउंट्स में क्लोज, जिसमें ग्रैंड टोटल 9,45,000। ग्रैंड टोटल 9,45,000। तो पहले 2 साल तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट 2 इयर्स हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। थर्ड ईयर में जब आप एसेट बेचोगे तो आपको वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसी के ऊपर हमको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चल, तो थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 18। बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2। M1 की वैल्यू 324,000, M2 526,500। टोटल 8,50,500, 8,50,500। अब बात आ रही है मशीनरी सेल करने की। तो मैंने पहले भी बताया आप लोग को, मैं फिर से बताता हूं, जब भी आप एसेट बेचते हैं स्टूडेंट्स, जब भी आप एसेट बेचते हैं
जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एसेट को सेल करेंगे, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप एसेट को सेल करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में उस एसेट की वैल्यू लिख लेंगे जो आप एसेट बेचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी एसेट नहीं बेची है, हमने उसका एक पार्ट बेचा, और पार्ट भी कितना पार्ट बेचा है, 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा, सोल्ड पार्ट अलग और अनसोल्ड पार्ट अलग। तो वैल्यू एज ऑन, मैं सोल्ड और अनसोल्ड पार्ट अलग अलग लिखूंगा। वैल्यू एज ऑन 1/4/18, सोल्ड पार्ट और अनसोल्ड पार्ट। मुझे पता है पूरा पार्ट जो है वो 324 है, पूरा पार्ट जो है 3,24,000 है। तो सोल्ड पार्ट कितना होगा, उसका 1/4। तो जब मैं उसका 1/4 करूंगा तो वो आ जाएगा 81,000, और जो अनसोल्ड पार्ट है वो 240। कैसे, फिर से बताता हूँ, 3,24,000 का 1/4 पार्ट। तो सिंपल आपको क्या करना है, 324 का 1/4 निकाल देना, 81। जो बच गया है वो अनसोल्ड पार्ट हो जाएगा। फिर आपको चेक करना स्टूडेंट कि वो जो एसेट आपने बेची है वो कब बेची है, क्योंकि वो एसेट मैंने बेची है 31 दिसंबर 18 का। आप देख लीजिए सामने लिखा हुआ है 1/4 ऑफ M1 सेल फॉर ₹76,000। वो एसेट मैंने बेची है 31 दिसंबर को। और ये कौन सी डेट है, ये डेट है 1 अप्रैल। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितना डेप्रिसिएशन देखते हैं, तो -9 मंथ्स डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाता, अगर पूरे साल का लगता तो ऑब्वियसली 8100 डेप्रिसिएशन लगता है, 8100, बट मुझे लगाना है 9 मंथ्स का। तो इंटू 9/12, तो 12 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, आई गेस ये अमाउंट आ जाएगा 6075 अमाउंट, 8100 अपॉन 12 इंटू 9। तो मैंने सिंपली 4 से डिवाइड किया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। तो 2025 इंटू 3 6075। अब ये जो इसकी वैल्यू बच गई, ये वैल्यू बची है 74,925 वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, दैट इज 31 दिसंबर 18। जिस डेट को एसेट बेची है उस डेट को उसकी वैल्यू ये बच गई है। फिर चेक करना है कितने का बेचा है। ये हमने सेल की है माइनस सेल वैल्यू 76,000। तो इसको हमको बेचने से 1075 का प्रॉफिट हो गया। रेयर होता है प्रॉफिट आना, बट आया तो हमको दिखाना पड़ेगा। 1075 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जिस डेट को एसेट बेची है उसका फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट हो रहा है बेटा, उस डेट को उस एसेट की वैल्यू लिख लीजिए। मेरे पास जो एसेट की वैल्यू थी 324, वो फुल वैल्यू थी, बट हमने बेची है सिर्फ 1/4 पार्ट। तो मैंने 1/4 पार्ट अलग कर लिया और रिमेनिंग पार्ट को मैंने अभी अनटच रखा है, अनसोल्ड अलग रखा है। फिर 1/4 पार्ट की वैल्यू 81,000 है। चेक किया कि इसको बेचा कब है, इसको हमने सेल किया था 31 दिसंबर को। तो टिल 31 दिसंबर हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लिया। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का, जो कि कैलकुलेट करने में 6075 आया। वैल्यू लेस किया तो ये वैल्यू आ गई एज ऑन डेट ऑफ सेल, और फिर उसको सेल वैल्यू से कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस निकलता। तो पहले मुझे क्वेश्चन बचे ये सब दिखाना पड़ेगा। ये सारी स्टोरी 31 दिसंबर 18 की है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन M1 के पार्ट के ऊपर 6075, फिर सेल बैंक अकाउंट 76,000, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी डेबिट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो यानी इसकी पोस्टिंग मशीनरी के डेबिट साइड पर। कुछ स्कूल्स में प्रॉफिट लॉस की एंट्री 31 मार्च को कराई जाती है, फाइनेंशियल ईयर एंड में कराई जाती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट प्रॉफिट आप मेंशन कीजिए 1075 आपका प्रॉफिट हो गया। अब एक मशीनरी और खरीदी है, कब खरीदी है, 1119 बैंक अकाउंट मशीनरी नंबर 3, वो कितने की परचेज की हमने, 2 लाख की, वो परचेज किया हमने 2 लाख की। अब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो हमारे पास 3 मशीन्स हैं। M1 का रिमेनिंग पार्ट, M2 एंड M3 जो अभी खरीदी है, उनका डेप्रिसिएशन, देन उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19,
डेप्रिसिएशन, M1, M2, M3। M1 का डेप्रिसिएशन, M1 का रिमेनिंग पार्ट, अनसोल्ड पार्ट इज द रिमेनिंग पार्ट। डेप्रिसिएशन कितना? फुल ईयर डेप्रिसिएशन 24,300। बैलेंस कितना रिमेनिंग? 218,700 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट मी चेक वंस। हाँ ठीक है, तो M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन 24,300। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां आकर थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, बट बहुत ज्यादा नहीं। 24,300 243 का 10%। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसके ऊपर 9 मंथ से क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये थोड़ी ना 9 मंथ के बाद बेची है, तो इसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है। इस वाली एसेट के ऊपर स्टूडेंट्स फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि मैंने लगा भी दिया। बैलेंस बाद में लिखूंगा। M2 फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ था, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, तो M2 की वैल्यू ये थी, तो डेप्रिसिएशन भी इसी अमाउंट के ऊपर लगेगा 52,650। थोड़ा और हार्ड होने वाला, अभी मेरे को माइनस वगैरह करना पड़ेगा। और M3 इसी फाइनेंशियल ईयर में खरीदी है, इसलिए इसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगता पूरे साल का तो 20,000 लगता, नो डाउट 20,000 लगता, पर पूरे साल का लगेगा नहीं। क्योंकि हमने इसको 1 जनवरी को खरीदा है, तो 5,000 डेप्रिसिएशन 5,000। तो ये टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। चेक कर लेते हैं। 76,81,950 76,81,950। आई होप कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। और फिर सेम डेट पर इनके बैलेंसेस, बैलेंस कैरिड ऑन। M1 का रिमेनिंग पार्ट, M2 एंड M3। तो M1 का रिमेनिंग पार्ट तो बच्चों हमने वहां कैलकुलेट करके रखा ही हुआ है, 218,700। M2 का इसमें से जो उसका रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना पड़ेगा, तो जरा देखें 473,850 4,73,850। हाउ? 526,500 में से 52,650 माइनस किया तो 473,850। और M3 2 लाख माइनस 5,000 1,95,000। तो ये आपका टोटल होगा। ठीक है, ये टोटल भी करके देख लेते हैं हम। तो 692,550 887,550 8,87,550। यहां आकर आपका टोटल मैच करना चाहिए बोथ, और वो करेगा भी अगर आपने सब कुछ सही किया है तो 10,51,575 10,51,575 यहाँ का टोटल होता है 10,51,575। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पार्ट ऑफ द मशीनरी बेची है और मेथड यूज किया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बच्चे आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबके पास में है ही है। और इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।